yesterday मैंने आप लोगों को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। डिपेंडेंट, हाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट, बेसिक उसकी थ्योरी समझाई थी मैंने आपको। उसके बाद में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। उसका एक एक चीज अपन ने डिस्कस किया था कि सर 5 टाइप्स के कंटिंजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सेक्शन 68 टू 72, 68, 69, 70, 71, 72। याद रखना ये सब, ठीक है। आओ तो पहले आज अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश करते हैं, ठीक है। काफी कुछ आता है यार आप लोगों को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। आज डिटेल में पढ़ के इसको खत्म करते हैं। करण फारिया जी पढ़िए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एक मिनट, जनरल। एक मिनट। मीत मालपानी पहला पैराग्राफ आज तू पढ़ दे, इंट्रोडक्शन तेरे से कराएंगे आज, ठीक है। फंबल मत करना, जैसा पढ़ेगा हम सबको मंजूर है, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पढ़ना। Generally, contracts are made by the parties and rights and obligations are created by themselves against each other. हम्म। However, there are अरे certain अरे अरे, contracts which ट्रेन are मत चला, imposed. मेरे को भी बोलने का मौका दो, ट्रेन मत चला, ठीक है। Oh, Generally, the contracts are made by parties and rights and obligations are created by themselves against each other। ठीक है, कहने का मतलब कि सर एक्स और वाई जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ये आपस में खुद डिसाइड करते हैं कि सर मैं आपको ये दूंगा, मेरा ऑफर ये इसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे को कार देंगे, कब देंगे कि सर 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ को देंगे। ये सारी कार कार इतना करती है या नहीं, सारे क्वेश्चंस आपस में डिसाइड करेंगे। तो सर कॉन्ट्रैक्ट लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा बनाया जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस करके, ये जनरली होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही देखते हैं। आगे पढ़ भाई, और थोड़ा सा धीमे पढ़। हाउएवर, however, there are certain contracts which are imposed upon by the person by the court's law, the देखो, rights and अरे obligations. अरे 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 अरे, मेरे को भी बोलने दे। हाउएवर, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर इम्पोज्ड, थोप दिए जाते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर काम थोप देता हूं कि शाम को मेरे को रिटर्न वर्क चाहिए, पर पता नहीं क्या हो गया, थोपा हुआ मानते ही नहीं है लोग, ठीक है। इसलिए थोप दिए जाते हैं कि इम्पोज्ड अपॉन द पर्सन्स बाय द कोर्ट और लॉ। सर या तो कोर्ट या फिर हमारा कानून जो है कई लोगों पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीज को थोप देता है, ठीक है। उसी को तो हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि सर हमारा कोई पार्टीज का इंटेंशन नहीं था, लेकिन कानून ने हमारे ऊपर ऐसी ड्यूटी थोप दी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। आगे, The rights and obligations of the parties in such a contract are governed by the laws of land. Such contracts are therefore the creature of law and are known as quasi contracts. देखो, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, सच अ कॉन्ट्रैक्ट मींस जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं, ठीक है। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ लैंड, मतलब देश के कानून से। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयरफॉर क्रिएचर्स ऑफ लॉ, ये हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस करके नहीं बनाए हैं, ये कानून ने हमारे ऊपर थोप दिए हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयरफॉर द क्रिएचर्स ऑफ लॉ एंड आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलो यार, ये तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, मैंने आपको बताया हुआ है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सर, 3 बातें याद रखना। नंबर वन, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, पहली बात। दूसरी बात कि सर, तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट्स है ही नहीं तो क्या है सर, दीज आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो और कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हमारे ऊपर आ गई हो, ऐसा एक रिलेशन होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दीज आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो वैसा। दे आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल और प्रिमाइस, यानी कि किस चीज पे बेस्ड होता है, दैट वन पार्टी शुड नॉट बी अनड्यूली बेनिफिटेड, वन पार्टी शुड नॉट गेट अनड्यू बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी, वन पार्टी शुड नॉट बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी। मेरा सामान तुम्हारे यहाँ छूट गया तो बन गया आपने बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तुमने लौटाया नहीं तो तुम अनड्यूली मेरी कॉस्ट पे बेनिफिट हो जाओगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूज भी नहीं लिया गया है।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को कहाँ यूज लिया गया है सर? जहां से आया है इंग्लिश, ब्रिटेन में जो चलता है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए क्या वर्ड यूज लिए गए? रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे भी आ जाए ना तो भी घबराना मत, वो तुमसे पूछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है। रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वर्ड यूज लिया गया है। जैसे कि ऑफर के लिए वर्ड क्या यूज लिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर? प्रपोजल। ठीक है, तो ऑफर वर्ड प्रपोजल से भी आ जाए तो भी आप लोग को घबराना नहीं है। मीत मालवानी आगे बढ़ेगा। Yes, sir. Quasi contracts are the contracts which are created neither by word or spoken, nor written, nor by the conduct of the parties. Quasi contracts are contracts which are created neither by words, oral और written। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेसली, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करूं तो क्या आता है कि सर एक्सप्रेसली तो बनाए ही नहीं जाते हैं। एक्सप्रेसली तो बनाए ही नहीं जाते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल or in writing, which are made using words either in oral or in writing। तो सर एक्सप्रेसली तो बनाए नहीं, तो कानून ने हमारे ऊपर थोप दी। नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अपन ने एक चीज पढ़ी थी, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है रे सर? विच आर मेड यूजिंग थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। जैसे कि वो कुली वाला एग्जांपल ध्यान है कि आप उतरे उस पे क्या नाम है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कुली आया, कुछ नहीं पूछा आपसे, बस आपका बैग उठा के बाहर ले जाने लगा, तो उसने आपको वर्ड्स यूज लिए बिना इंप्लाइड ऑफर दिया और आपने अपने एक्शन से उसको पीछे पीछे चल लिया, उसको रोका नहीं, तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो सर लेकिन सर यहां पर ऐसा नहीं होता है, न तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स न तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं बनाए जाते हैं, न ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि उनको आप अपने एक्शन से भी जानबूझ के ऑफर एक्सेप्टेंस करके एक्शन से भी नहीं बनाते हो। ठीक है सर, एक्सप्रेस भी नहीं है, इम्प्लाइड भी नहीं है। तो सर ये क्या है? दीज आर रिलेशंस रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सही में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, यहाँ कोई ऑफर एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। इम्प्लाइड में भी तो ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, एक्शंस के थ्रू होता है। एक्सप्रेस में भी तो ऑफर एक्सेप्टेंस होता है सर, वर्ड्स के थ्रू होता है, चाहे ओरल चाहे राइटिंग में। सर यहाँ कोई ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये तो रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाइदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स नाइदर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ थोप देता है आप पे। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, कोई अपना गुड्स मिस्टेक से आपके पास में भूल गया, तो आप दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, ये पढ़ गई। These contracts depend upon the principle that nobody will be allowed to become rich at the expenses of the other. Doctrine of unjust enrichment. डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जस्ट नहीं अनजस्ट, यानी कि कोई एनरिच हो रहा है, यानी कि कोई मालामाल हो रहा है किसी और गलत तरीके से, अनजस्ट तरीके से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या बोलता है? नो बडी विल बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। एट द एक्सपेंस, हालांकि दुनिया में हो यही रहा है, सब जने एक जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिट रहा है, लोअर क्लास को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उनको इतनी सारी फ्रीबीज मिलने लग गई हैं आजकल। और हायर क्लास जो है उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है ये साल 2 साल में वापस 40-50% से कंपाउंड हो जाती है। इसलिए वो तो यही रहा है, लेकिन अपने उसमें उस तरफ जाना नहीं है। अपने को क्या कि सर वन पार्टी शुड नॉट बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी, यही मैं आपको सिखा रहा हूं। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है क्या? These contracts depend upon principle that nobody will be allowed to become rich at the expense of others. Doctrine of unjust enrichment. समराइज करें इस अभी ऊपर सब सारी चीजों को पढ़ा है तो 3 पॉइंट्स निकल के आएंगे। मालपानी साहब पहला पॉइंट पढ़िए। Quasi contracts are not contracts are in real sense. They are relationship resembling those created by a contract. ठीक है, वैसे ही ड्यूटी आपके ऊपर इंपोज कर देते हैं
जैसे कोई सही में है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी थोप देते हैं आप पे। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो आपने, आपको वो चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। There is no intention of the parties to create a quasi-contract. It is imposed upon them by law. पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, थोप दी गई है उन पे। ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट सही में होते भी नहीं है। दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इम्पोज्ड अपॉन देम बाय लॉ। एंड पॉइंट नंबर 3। Indian Contract Act does not use the word quasi-contract. It uses the term certain relation resembling those created by contracts. रिलेशन रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तीन बातें हैं। और चौथा पॉइंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट पढ़ गई। They are based upon the equitable principle. Equity is equal to being fair and impartial. That one party must not be unduly benefited at the cost of other party. ठीक है, ये हो गए तुम्हारे चार बेसिक प्रिंसिपल्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, चार बातें। कभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझाने की बात आ जाए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, तो ये चारों चारों मेंशन करना। यदि कम से कम 3-4 नंबर का क्वेश्चन हो ना, तो प्लीज मेंशन दीज थिंग्स, अदरवाइज नंबर लूज कर जाओगे। हाँ, 2 नंबर का हो तो इतना लोड मत लेना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, आइए पढ़ना चालू करते हैं। अरे पूंजी मैडम, सर आपकी मित्र कहाँ है महक? तो वो नहीं आए, मालूम है क्यों नहीं आए। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा, बाकी लोग जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया कर लीजिए। आई थिंक ऑल ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग फ्रॉम होम, तो काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। इसको रोज का वो मत बनाओ रिमाइंडर, वीडियोस ऑन करो। मुकुंद, सुहान गोयल, यश, नितिन रिबेरियो, वीडियो ऑन करो। चलो आ जाओ। तो अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर कि सर 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। 68 सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, इनमें से कुछ तो आपने पढ़े हुए भी हैं। जैसे माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाले टाइम में नेसेसरीज एज टू लाइफ यदि किसी ने इनको या इनके डिपेंडेंट्स को प्रोवाइड करी है, तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वो इनकी प्रॉपर्टी में से अपना पैसा वसूल सकता है। ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये आपने ऐसी छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा हुआ है। पहला है नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी किसकी बात कर रहे हैं सर? एक तो माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, आप में से करीब करीब सब जने अभी तक माइनर ही हैं, यू ऑल आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो है कि नहीं, वो जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब पता पड़ जाएगा कि अनसाउंड माइंड के भी हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सर इनको या फिर और ऑन हिज बिहाफ, और ऑन हिज बिहाफ का मतलब है इनके डिपेंडेंट्स को, जिनको इन्हें करनी थी नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड, उनके पर उनके बिहाफ पे किसी और ने उनके डिपेंडेंट्स को नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी, तो सर वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और जिसने भी मिस्टर एक्स ने नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी है उनके बीच में। क्या बन जाती है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में, कि सर ये पर्सनली तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन ये इनकी एसेट या प्रॉपर्टी में से वो पैसा वसूल सकता है, बशर्ते 2-3 चीजें जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है सर? जो भी चीज प्रोवाइड करी गई है वो नेसेसिटी है, वो लग्जरी नहीं है। नेसेसिटी एज एज टू लाइफ विच इज सूटेबल, जिसको भी प्रोवाइड करिए ना, माइनर को, अनसाउंड माइंड को या इनके डिपेंडेंट्स को, उनकी लाइफ और कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है। तीसरा, वो सही में उस नेसेसिटी एज टू लाइफ के लिए जरूरतमंद होने चाहिए, दे मस्ट बी इन नीड। यदि उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास पहले से ही है, या उनको जरूरत है ही नहीं और आपने प्रोवाइड करा दिया, तो कोई कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और क्या पढ़ा था अपन ने? नेसेसिटीज होनी चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, दे मस्ट बी इन नीड, और सर ये पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इनकी एसेट या इनकी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल होगी। 5, सर एसेट या प्रॉपर्टी 5 लाख की और नेसेसिटी 10 लाख की दे दी, तो सर मैक्सिमम इतना ही वसूल सकते हो। ठीक है, ये बातें ध्यान रखने की है। चलिए पढ़ो भाई, मीत मालवानी। If a person supplies the necessities of life
according to living standard to a person who is incapable of entering into a contract, or anyone whom such incapable person is legally bound to support, that is a minor person of unsound mind, the supplier is entitled to claim their price from the property of such person. ठीक है, ये बात अपन पहले उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जिधर अपन ने माइनर और अनसाउंड माइंड पढ़ा था, तो यहाँ पर शॉर्ट में खत्म किया। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड, reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested। कल एक एग्जांपल बताया था पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी का। क्या एग्जांपल बताया था मैंने आपको? आई मेड यू टू गो थ्रू एन एग्जांपल जहां पर मिस्टर एक्स के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर वाई को किराए पे दे दी है, मिस्टर एक्स ने उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं, तो उसको सीज करने के लिए म्युनिसिपल अथॉरिटीज आ गई। तो सर ये तो इंटरेस्टेड पार्टी है, यदि वो दुकान सीज हो जाती है तो इनको प्रॉब्लम होगी, इनके इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे। तो इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया इनके और इनके बीच में कि ये अपना पैसा इससे वसूल सकते हैं। इफ अ पेमेंट हैज बीन डन बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि वो वसूल सकते हैं जो लीगली बाउंड था उसको पे करने के लिए। पढ़ भाई। If a person is legally bound to pay some money and the other person has some interest in that payment, so he makes the payment, then he is entitled to be reimbursed by the former. ठीक है, लीगली बाउंड होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। एंड द अदर पर्सन हैज सम इंटरेस्ट इन दैट पेमेंट। सर इंटरेस्ट है ना, यदि पेमेंट नहीं हुआ तो ये दुकान सीज हो जाएगी, तो मैं धंधा कैसे करूंगा, मेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा ना। तो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। एग्जाम्पल सेम ही है, समय खराब नहीं करेंगे। नॉन ग्रेशियस एक्ट, पढ़ भाई। Where a person lawfully does anything for another person, or delivers anything to him, and such person has the intention to do so graciously, and another person enjoys the benefit of his act, the latter is bound to make compensation to the former in respect of the act done or the things delivered. एग्जाम्पल पढ़। A trader leaves goods at B's house by mistake. B treats the goods as his own. He is bound to pay A for them. भाई मैं आपके घर पे कोई चीज भूल के चला गया, ठीक है, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसको गिफ्ट कर दूं आप लोगों को, या आपके आपके लिए लाया हूं, मैं मेरे लिए लाया था और मैं बस भूल के चला गया और आपने उसको एंजॉय कर लिया। मिठाई का डब्बा था, उठा के चेप गए, सारी खा गए। ठीक है, तो सर उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो आप ग्रेशियसली आपके लिए लाए, नॉन ग्रेशियस एक्ट हो गया। तो भैया अब या तो आप उसको पे करोगे या फिर वो मिठाई का डब्बा रिटर्न करोगे। ठीक है, चलिए, तो कोई भी काम जो नॉन ग्रेशियसली किया गया है उसके आपने मजे ले लिए हैं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपको उसे रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स। याद कर लो गाना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली, भैंस पड़ी हुई मिली, जो भी है, जो भी पड़ा हुआ मिला। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, पढ़ भी। If a person finds goods belonging to another and takes into his possession, then he is liable as a bailee. As a bailee, he is under an obligation to make responsible care of the goods. He must take reasonable efforts to trace the रुक, मेरे को समझाने दे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, इसको जल्दी है कि कब ये कब खत्म हो मेरे को पढ़ने का और कब बस मैं बंद करूं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इफ अ पर्सन फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स इनटू हिज पोजेशन। मान लो पूंजी रास्ते से जा रही थी, डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल भी गई, लेकिन उसने उठा के अपनी जेब में नहीं रखी, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी, ये बात ध्यान रखना। उसने उठा के अपने जेब में नहीं रखी तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी। उसने उठा के उस चीज को अपने पोजेशन में ले लिया, तो अब सर बन गया, वो बन गई फाइंडर ऑफ गुड्स और बन गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पूंजी एंड ओनर ऑफ दैट गुड्स कि अब उसे ये माल लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स that if a person finds goods belonging to another and takes into his possession, then he is liable as a bailee. Now what is this bailee यार? मैंने आपको पढ़ाया ना बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट पढ़ाया ना,
कौन बताएगा बेलमेंट क्या होता है? दक्ष अग्रवाल बता बेटा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर कोई भी अगर मैं किसी के बर्थडे पार्टी में गया और मैंने अपना कोई सामान उसके घर पे छोड़ दिया तो वो लीगली बाउंड हो जाएगा मुझे सामान लौटाने से। यस, वो तो पॉइंट है ही है वो। ठीक है, वो ऊपर आ रहा है, वो वाला नॉन ग्रेशियस एक्ट में आ रहा है। ठीक है, वो लीगली बाउंड हो जाएगा मेरे को सामान लौटाने के लिए, अदरवाइज ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट माय कॉस्ट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बेलमेंट पढ़ाया था इनसे पहले वाले चैप्टर्स में, एक इंट्रोडक्शन दिया था कि बेलमेंट क्या होता है। क्या आप वो बता सकते हैं दक्ष अग्रवाल, याद आ रहा है आपको बेलमेंट क्या होता है? नहीं आ रहा है? सर ये जो मैंने आपको बोला वो नहीं होता बेलमेंट? नहीं, वो बेलमेंट का आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, वो वन ऑफ द वेराइटी ऑफ बेलमेंट है, उससे पूरा बेलमेंट क्लियर नहीं होगा। बात समझ में आई? उससे पूरा बेलमेंट क्लियर नहीं होगा। रैदर आपने जो एग्जांपल दिया वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ज्यादा उसको समझाने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा रैदर देन बेलमेंट। करण फारिया बता। जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है बट पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं? बेलमेंट इज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स किया है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स किया है, अपना माल अपना गुड्स इनको दे दिया है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं किया है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं किया है, इसका मतलब कि सर मैंने उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन ही आपको दिया है, फॉर सम पर्पस दिया है, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो आप मुझे माल को लौटा देंगे। दैट मीन्स दिस इज बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दक्ष का एक दोस्त घूमने आया, तो दक्ष ने अपनी बाइक उसको घूमने के लिए दे दी 2 दिन के लिए, जब वो घूम लेगा तो उस बाइक को वापस लौटा देगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। व्हाट वाज द पर्पस? सर घूमने फिरने के लिए। ठीक है सर, टीवी रिपेयर के लिए दिया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ टीवी बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? रिपेयरिंग ऑफ टीवी। एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड ही विल रिटर्न बैक द गुड्स। यस, ठीक है, पैसा लेगा और रिटर्न करेगा। तो ओनरशिप तो कभी दी नहीं, बस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ही हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ। दैट इज व्हाट इज बेलमेंट। बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं भैया, एक तो होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर और बेली। बेलर कौन? सर जिसने ट्रांसफर किया है अपना गुड्स किसी और को फॉर सम पर्पस। बेली कौन? जिसको ट्रांसफर किया गया है वो गुड्स। तो सर यहां पर वो क्या है, इफ अ पर्सन फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स इनटू हिज पोजेशन देन ही इज लायबल एज अ बेली। जब मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ले जाऊंगा, वहां पर अपने को इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें बेलमेंट वर्ड आएगा। बेलमेंट वाला भी अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बेलमेंट में बेलर के कुछ राइट्स होंगे और ड्यूटीज होंगी, बेलमेंट में बेली के भी कुछ राइट्स होंगे और कुछ ड्यूटीज होंगी। ये अपने को वहां डिटेल में पढ़नी रहेंगी। तो सर बेली जो है, जिसको माल दिया गया है, उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं क्या सर? टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दोज गुड्स। मैंने तुमको टीवी दिया, तुम उस पर पानी डाल रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैंने तुमको गाड़ी चलाने को दी, तुम उसको प्रॉपरली ड्राइव करोगे, कोई रेस में ले जाके उससे रेसिंग नहीं करने लग जाओगे यदि मैंने तुमको सिंपल ड्राइविंग के लिए दी है तो। ठीक है, तो बेली की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, वो सारी की सारी किसकी ड्यूटीज हो जाएंगी सर? फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर भी वो सारी ड्यूटीज ऑटोमेटिकली लग जाएंगी, जिसके पास में किसी और का गुड्स आ गया है। क्या तुमको इस लाइन का गहराई में मतलब समझ में आया? इफ अ पर्सन फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स इनटू हिज पोजेशन, यानी ही बिकम्स फाइंडर ऑफ गुड्स, तो वो सेम तरीके से लायबल होगा जैसे कि एक बेली रेस्पॉन्सिबल होता है ना बेल्ड गुड्स का केयर करने के लिए, वगैरह वगैरह, उसकी जो भी ड्यूटीज हैं वो सारी फाइंडर ऑफ गुड्स की भी हो जाएंगी। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? बोलो यस और नो। सर ड्यूटीज क्या क्या है ये अपन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, पर तार कनेक्शन कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एज अ बेली ही इज अंडर
an obligation to take reasonable care of the goods. सर जो माल मेरा आपके पास में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि सर आप उन गुड्स का रीजनेबल केयर करें, रीजनेबल केयर करेंगे। मुकुंद कहाँ है? मुकुंद, यस सर। अरे मुकुंद, मुझे ये बता, हाँ मुकुंद का मतलब क्या होता है? सर, भगवान का नाम है सर। कौन से भगवान का नाम है? कृष्ण भगवान का एक नाम है। कृष्ण भगवान का। तो मुकुंद वीडियो ऑन कर बेटा। सर मैंने फोन से ज्वाइन किया, दीदी लैपटॉप लेके गई है कॉलेज। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने क्यों मुकुंद से ये नाम पूछा, नाम का मतलब पूछा, उसका कारण बताता हूँ। एग्जाम्पल ही कुछ ऐसा है। हमारा मुकुंद, श्री कृष्ण भगवान को कौन सा वो कहते हैं ना, जानवर अति प्रिय था या अति प्रिय है? गाय। गाय। हाँ, श्री कृष्ण भगवान को गाय अति प्रिय है। तो एक दिन हमारा मुकुंद रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। सडनली क्या हुआ, इसको एक गाय का बच्चा एक गाय रास्ते में खड़ी हुई मिल गई। ठीक है, इधर उधर देखा, यार ये गाय का मालिक कौन है, पता लगाओ नहीं तो ये गाय परेशान हो जाएगी, रात हो रही है। ठीक है, खूब तपास करने की कोशिश की, खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गाय का मालिक मिला नहीं। तो मुकुंद तो गाय प्रेमी है, तो मुकुंद उस गाय को लेके चला गया अपने घर, अपने साथ में। तो मुकुंद बन गया फाइंडर ऑफ गुड्स। बात समझ में आ गई? मुकुंद बन गया फाइंडर ऑफ गुड्स। अब आगे क्या हुआ, सर ये फाइंडर ऑफ गुड्स बना है तो इसकी एक ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। मतलब समझना इसका, सर फाइंडर ऑफ गुड्स से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम एक्सपर्ट केयर भले ही मत करो, एक्सपर्ट केयर की बात ना कर रहे हैं हम, रीजनेबल केयर तो करोगे। बात समझ में आई? एक्सपर्ट केयर और रीजनेबल केयर का मतलब। यस सर। तो है ना, रीजनेबल केयर क्या होती है कि सर रीजनेबल रीजनेबल केयर वो होती है जो अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ध्यान से सुनना, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस a person would do or take action in his own case as a person of ordinary prudence would do, as a person of ordinary prudence would take care। वापस पढ़ो। रीजनेबल केयर का मतलब होता है अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस a person would do or take action in his own case as a person of ordinary prudence would take care। सर एक नॉर्मल समझ का आदमी सेम गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अपने खुद के लिए जो जैसा डिसीजन लेता, वैसा वो डिसीजन लेवे, वैसी केयर करे, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा। मुकुंद से उस गाय की, गाय को लाके बस बांध के अपने पास थोड़ी ना छोड़ सकता है। गाय को लाके बस बांध के थोड़ी छोड़ सकता है भैया, उसको चारा वारा डालना पड़ेगा या नहीं? नहीं तो वो भूखी मर जाएगी। आपको उसके पास में चारा ही नहीं, आपको उसके पास में पानी, कोई वो बीमार है तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, डॉक्टर वगैरह की, दवाइयों की। तो ऑर्डिनरी आदमी, ऑर्डिनरी समझ का आदमी इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जैसे खुद के लिए करता, वैसे ही आपसे एक्सपेक्टेड है। कोई एक्सपर्ट केयर की एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। क्या ये रीजनेबल केयर वर्ड का मतलब समझ में आ गया? बोलो यस नो। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल भी। दक्ष, सर अगर कोई केयर देते वक्त आपने कोई एक्सपेंस किया, जैसे गाय का ही ले लो, अगर वो बीमार हो गई तो? अरे मैं सब आप बताऊंगा, सब आ रहा हूँ एक एक करके, है ना। बहुत अच्छा सवाल है कि तेरे दिमाग में आया है, आना भी चाहिए था, बाकियों के भी आना चाहिए था। मैं आऊंगा उस तरफ, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये नोट कर लिया जो मैंने लिखा है? ये नोट कर लिया जो मैंने लिखा है आप सबने? यस सर। तो आओ सर, फिर अब क्या, अब ये कोई एक जना चला गया क्लास से। कौन चला गया भाई? आ जाओ। सर है ना,
ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी, नॉर्मल दिमाग वाला आदमी को पता है कि गाय है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, तो उसका सर फूड, खाना, पानी, दवाई वगैरह सब अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बट मुकुंद ने यदि फाइंडर ऑफ गुड्स करके उस गाय को अपने घर ले आया है, तो मुकुंद की ड्यूटी है उसकी रीजनेबल केयर करने की। क्या ये पहली बात समझ में आ गई? रीजनेबल केयर क्या होता है? यस सर। ही मस्ट, सेकेंड ड्यूटी क्या होती है रीजनेबल, ये सॉरी फाइंडर ऑफ गुड्स की? ही मस्ट टेक रीजनेबल एफर्ट्स टू ट्रेस द रियल ओनर। ही मस्ट टेक रीजनेबल एफर्ट्स टू ट्रेस द रियल ओनर, ठीक है। रीजनेबल एफर्ट्स टू ट्रेस द रियल ओनर। सर पहली ड्यूटी तो है रीजनेबल केयर करना, दूसरी ड्यूटी है कि सर उसका जो भी ओरिजिनल ओनर है उसको ढूंढने की कोशिश करना। सर कैसे? सर मान लो पास में बहुत सारे तरीके होते हैं यार कैसे ढूंढने की कोशिश करने कि सर जाके रिपोर्ट लिखा दी थाने में कि सर कृपया इसके मालिक को ढूंढिए। दूसरी रिपोर्ट लिखा दी, मतलब रिपोर्ट क्या, मुनादी करवा दी। मुनादी मतलब समझते हो, पुराने जमाने में जब न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे तब ढिंडोरा पिटवाते थे, ये गाय गुम गई है, ये जिसको भी हो वो आके ले जाए, ऐसा करवा दिया। तीसरा सर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि ये एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली है, या ये भैंस या गाय का बच्चा मिला है, ऐसे डायमंड रिंग के लिए दिया जा सकता है। सर खुद भी अपने लेवल पे लेके अपनी मोटरसाइकिल लेके और ढूंढने लग गया, हाँ भाई कल किसी की गाय घूमी थी क्या, वगैरह वगैरह। तो सर उसको उस गुड्स के जो ओनर है उनको ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, उन गुड्स का रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। ये दो बातें समझ में आ गई? यस। चलिए अब सर इन सब में वो गाय की रीजनेबल केयर करने में, या फिर उस अंगूठी की वो कहते हैं ना सेफली रखने में उसका कुछ खर्चा हुआ होएगा, ठीक है सर। तो गाय को चारा पानी खिलाया होएगा उसमें खर्चा होएगा, दवा दवा पानी किया होएगा उसमें खर्चा होएगा। तो सर रीजनेबल केयर में कुछ डेफिनेटली खर्चा हुआ होएगा। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मुकुंद और उस काऊ के ओनर में। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है? मुकुंद तो रीजनेबल केयर लेगा, फाइंडर वो गुड्स के ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं जो काऊ का ओनर है उसकी? कि सर मुकुंद को जो भी खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स करेगा। मुकुंद को जो भी खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स करेगा। सर गाय को मतलब चारा पानी देने में, डॉक्टर को दिखाने में जो भी खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक है। जैसा कि दक्ष अग्रवाल ने पूछा तो बिल्कुल रीइंबर्स करेगा सर, बिल्कुल रीइंबर्स होगा। मुकुंद, मुकुंद समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसे ही मत छोड़ देना गाय के ओनर को, ठीक है, पूरा खर्चा लेके छोड़ना। सर दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज और राइट्स हैं जो मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस की, और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। क्या डिटेल में सर? देखो कि सर कई बार होता है ना कि काऊ का जो ओनर था उसने मुकुंद को पैसे देने से मना कर दिया, जो भी मुकुंद का उस गाय के ऊपर खर्चा हुआ था वो देने से मना कर दिया। तो मुकुंद के पास में ये लिखते जाना भैया, ये कुछ कभी भी आ सकता है तुम्हारे। तो मुकुंद के पास में क्या राइट है कि सर राइट ऑफ लियन है। क्या है? राइट ऑफ लियन। लियन का राइट क्या होता है? लियन का राइट होता है उस गुड्स के फिजिकल पोजेशन को अपने पास में तब तक रखने का जब तक कि वो पैसा नहीं दे देवे, यानी वो गाय जबरदस्ती नहीं ले जा सकता जब तक कि उस पे किया गया खर्चा नहीं मिले। क्या ये राइट ऑफ लियन मुकुंद का पहला राइट समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस, पहला राइट तो यही था, रीइंबर्समेंट। जो भी पैसा मेरा खर्च हुआ है उसका रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। सेकेंड राइट ऑफ मुकुंद है राइट ऑफ लियन, जब तक पैसा नहीं दोगे उस गुड्स का फिजिकल पोजेशन में अपने पास में दबा के रख सकता हूं, जब पहले पैसा दो फिर उसका फिजिकल पोजेशन गाय का दूंगा। तीसरा राइट, सर यदि यदि उस काऊ के ऊपर खर्चा जो एक्सपेंसेस है वो उस फाउंड गुड्स के वैल्यू के
2/3 या उससे ज्यादा हो जाता है, मैं इसे कंफर्म करूंगा, इस पे मैं थोड़ा सा एक कैविएट रख रहा हूँ। कई जगह ये 75% लिखा हुआ है कि 3/4, कई जगह ये 2/3 लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से 2/3 सही होना चाहिए, ठीक है। तो यदि काऊ के ऊपर मुकुंद के एक्सपेंसेस या जो भी फाइंड गुड्स है उसके मालिक को ढूंढना, उसके केयर टेकिंग वगैरह को करना, सर उसमें मुकुंद के एक्सपेंसेस उस फाउंड गुड्स की वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर मुकुंद को एक एडिशनल राइट मिलता है कि उन गुड्स को सेल कर सके। अरे बाप रे, क्या एडिशनल राइट मिल गया। पहले तो केवल राइट ऑफ लियन ही था, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो राइट ऑफ लियन मिल जाता है कि अपने पास दबा के रखो जब तक कि सामने वाला। राइट ऑफ सेलिंग डायरेक्टली नहीं मिलता है, राइट ऑफ सेलिंग केवल एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिलता है। क्या, यदि तुम्हारा खर्चा उस फाउंड गुड्स को लेके उसकी मार्केट वैल्यू या वैल्यू के, मार्केट वैल्यू मत लिखना, उसकी वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा हो जाता है तो तुम उन गुड्स को बेच सकते हो। बेचोगे तो सर 2/3 पैसा या जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ वो तुम रख लेना, मुकुंद रख लेगा। बाकी 1/3 जब भी बचेगा जो ओनर आएगा उसको हम पकड़ा देंगे कि भैया ये तुम्हारा राइट है, तुम रखो, ठीक है। क्या ये सेलिंग का राइट कब मिलेगा, ये समझ में आ गया मुकुंद को? यस, यस, डायरेक्टली बिना पूछे भी सेल